गुड इवनिंग बच्चों, सब कैसे हो। मैं केडी सर आपके लिए लेके आया हूँ वाणिज्य विषय और आपका प्रोटोज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आपको मैं कक्षा 11 का अध्ययन करवाऊंगा और कक्षा 11 में जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप व्यवसाय अध्ययन ले लीजिए और आप वित्तीय लेखांकन ले लीजिए। इनकी भी जो फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, टोटल आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले तो आप जो इस चैनल पर नए हो, मेरे चैनल पर, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है, मैं वीडियो डालूंगा, जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को आप तुरंत देख लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, क्योंकि इसमें जो वाणिज्य विषय है तो उसमें हार्ड सब्जेक्ट किसको मानते हैं? हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं वित्तीय लेखांकन को। हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लोग मानते हैं, बच्चे मानते हैं, समझते हैं इसको हार्ड है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट इसको समझोगे तो सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग विषय यही है। सच कहूं तो मेरा भी सबसे इंटरेस्टिंग विषय यही है। व्यवसाय अध्ययन इकोनॉमिक्स से सबसे अच्छा विषय मेरे को कौन सा लगता है? अकाउंटेंसी लगता है, वित्तीय लेखांकन लगता है। और वित्तीय लेखांकन आप एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा आप में ना, तो आप इसको करते जाओगे, पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको हर समस्या का समाधान करूंगा, निदान करूंगा। तो आज अपन क्या पढ़ते हैं? आज अपन वित्तीय लेखांकन लेते हैं पहले तो, और वित्तीय लेखांकन के बाद में आप अपन इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, या वित्तीय लेखांकन की जो अकाउंटेंसी है अपनी, जो उसके साथ साथ अपन बीएम है और जो इकोनॉमिक्स है उसकी क्लासें भी चलाएंगे। लेकिन कंटिन्यू पहले इसको रखेंगे और उसके बाद में अन्य क्लासें चलाएंगे। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं, आज अपन बात करने जा रहे हैं किसका? लेखांकन। लेखांकन एक परिचय, क्योंकि नाम से ही समझ दो, वाणिज्य का नाम लेते, कॉमर्स का नाम लेने पर ही आप वो क्या बता देते, लेखा जोखा का अर्थ समझते। तो आज अपन करेंगे लेखांकन एक परिचय, लेखांकन का अपन परिचय करेंगे। लेखांकन का परिचय, लेखांकन कहते किसे? एक जो लेखापाल होता है, लेखापाल यानी जो लिखने वाला। लेखांकन के अर्थ से समझो आप, लेखांकन यानी लेखों का अंकन। जो अपने पास में व्यापार में सौदे होते हैं, व्यवहार होते हैं, माल बेचा, माल खरीदा, उनका अंकन करना, उनको लिखना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। और उसको लेखा करने वाला, लिखने वाला कौन कहलाता है? लेखापाल यानी अकाउंटेंट, उसको क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। तो जो हिसाब किताब लिखने की जो परंपराएं हैं, या व्यवसाय में, चाहे वो एकल व्यवसाय ले लो, चाहे वो साझेदारी ले लो, चाहे कंपनीज ले लो, हिसाब किताब लिखने का जो चलन है बहुत पहले से है। क्योंकि प्रत्येक जो व्यवसायी होता है वो ये चाहता है कि मेरे को कितना लाभ हुआ वो जानना चाहता है, मेरे को व्यवसाय में हानि हो रही है या लाभ हो रहा है वो जानना चाहता है। लेकिन जो वर्तमान समय है, ये जो बदलता परिवेश है, ये समय इतना स्पीडली बदल रहा है, तो वर्तमान में जो एक लेखापाल है वो सिर्फ वस्तु या जो सौदे हैं उनके हिसाब किताब लिखने के लिए नहीं रह गए, सिर्फ उसका एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है व्यवसाय में। व्यवसाय में क्या उसका एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है, सब कुछ उस पर ही डिपेंड हो गया है। पहले उस पर डिपेंड नहीं था, आज वर्तमान में सब कुछ क्या है? उस पर ही डिपेंड हो गया। क्योंकि एक जो लेखापाल है वो माल बेचेंगे, माल खरीदेंगे, कितने उधार हैं, कितने देनदार हैं, माल कितने का आया, आदेश कितने का दिया, अपने पास में संपत्ति कितनी है, अपने पास में दायित्व कितने हैं, अपने पास में लेनदार कितने हैं, अपने पास में कैपिटल कितनी है, सबका लेखा जोखा कौन रखता है? लेखापाल रखता है। और लेखापाल लेखा जोखा रखने के साथ साथ वो उसका विश्लेषण करता है। वो उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है। वो उसको पहचानता है, विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद में वो सूचनाएं अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जो उस व्यवसाय को देख रहे हैं, उन तक वो पहुंचाता है। और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वो क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, व्यापार में क्या करना है, किस प्रकार करना है, माल का आदेश कब देना है, माल कितना बिक गया, माल अपने पास में ऑर्डर कब देना है, माल का स्टॉक अपने पास में कितना है, ये सब निर्णय उसके आधार पर लिए जाते हैं। तो वर्तमान में ये जो लेखापाल की भूमिका, अकाउंटेंट की भूमिका है, हर क्षेत्र में, आप किसी भी महकमे में चले जाना, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाना, आपको अकाउंटेंट वहां पर मिलेगा। आप सरकारी महकमे में, स्कूल में चले जाओ, आप वहां पर आपको अकाउंटेंट मिलेगा। आप कलेक्ट्रेट में चले जाओ,
वहां पर आपको अकाउंटेंट मिलेगा। आप डी ऑफिस में चले जाओ, डीडी ऑफिस में चले जाओ, आप बिजली विभाग में चले जाओ, आप जलदाय विभाग में चले जाओ, अकाउंटेंट आपको मिलेगा। तो अकाउंटेंट की भूमिका क्या होगी, महत्वपूर्ण हो गई। अपन बात करते हैं लेखांकन की, तो जो अकाउंटेंट है, जो लेखापाल है, वही लेखांकन करता है। अब बात करते हैं लेखांकन कहते हैं किसे। मैंने जो वर्बली आपको तो बता दिया, नॉर्मल सामान्य जो अर्थ है वो तो बता दिया। लेखांकन, लेखों का अंकन करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। लेकिन लेखांकन की कई सारी परिभाषाएं भी है। लेखांकन की परिभाषा में अपन बात करते कि लेखांकन कहते किसे, जो लेखांकन का तात्पर्य है कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को, ध्यान से देखना, देखो जो परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है। क्या बोला मैंने बोला लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को, आर्थिक सूचना का तात्पर्य जो सिर्फ अर्थ से संबंधित हो। किससे, अर्थ से, यानी धन से संबंधित हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन नहीं आ रहा, वो काम कर रहा है। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो आर्थिक होती है, एक गैर आर्थिक होती है। व्यक्ति सुबह निकलता है, काम पर जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई व्यवसाय में जाता है पैसे कमाने के लिए। वो कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया। अर्थ जिसमें पैसे आ रहे हैं अपने, वो सब कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया। और जो काम तो अपन कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं आ रहे, वो गैर आर्थिक क्रिया है। एक गृहिणी है, एक घर में एक औरत है, एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है, या एक लड़की है, अपना बच्चा है, वो घर में काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बना के देते हैं अपन को, खुद के लिए खाना बनाते हैं, अपन के लिए खाना बना के देते हैं। क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, वो क्यों मेहनत कर रही है, वो भी एक क्रिया है, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिलता इनके बदले। वो भोजन बना के देती है अपन को, पैसा नहीं मिलता उनको। वो सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, पैसा नहीं मिलता है उनको। तो ये सब क्रिया कौन सी, यानी जिसमें पैसे नहीं आ रहे हैं, मुद्रा अपन को नहीं मिल रही है, वो सब गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। और जिनको पैसे मिल रहे हैं जिन क्रियाओं करने से, वो सब आर्थिक क्रिया हैं। तो लेखांकन क्या है, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, जिसमें अर्थ, धन, कौन कौन सी सूचनाएं, यानी उन सूचनाओं को पहचानने और मापने, उनको मापना पड़ेगा कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फिर उनको संप्रेषित करना, आगे भेज देना। अपने जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो निर्णय लेते हैं व्यवसाय के बारे में, या जो व्यवसाय के मालिक होते हैं, उनको भेज दी जाती है, संप्रेषित कर दी जाती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं। वो क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। आई बात समझ में। दोबारा देखो, अपन इस बात को क्लियर कर लेते हैं ना, क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। और ये चीजें जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे ना बच्चे करें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। लेखांकन क्या है, तो लेखांकन आर्थिक सूचनाओं के पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या जिसके आधार पर सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता होते हैं वो तर्कयुक्त या तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उपयोगकर्ता कौन होते हैं, उपयोगकर्ता कोई भी हो सकते हैं, उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है। उपयोगकर्ता वो होता है जो उस मैटर या उस मामले में अपना हित रखता है, वो सब कौन होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं अपन, एक बैंक है, वो भी क्या है, उपयोगकर्ता है। कैसे, अपना व्यवसाय, अपने बैंक से लोन लाने जाएंगे तो बैंक अपन के बारे में जानेगा, पहचानेगा, अपने खाते देखेगा, अपनी स्थिति को जानेगा, वो कि ये प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ये जो अपन लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, वो किसकी समय समय भरा देगा या नहीं भराएगा। तो वो भी क्या है, उसमें हित रखता है, उसको पहचानेगा। लेनदार है, देनदार सभी तकने वाले हैं, और वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरी बार अपन बात करते हैं कि लेखांकन क्या है। मैंने एक बात तो बता दी आपको, और दूसरी शॉर्ट में बात करें तो लेखांकन क्या है, लेखांकन उन सब जो लेन देन है, यानी जो लेन देनों के संबंध में, जो घटनाओं से संबंध में पूर्ण रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, यानी लेखांकन का संबंध है उन लेन देनों एवं घटनाएं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, या तो पूरी या थोड़ी, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कैसी होती है, वित्तीय प्रकृति की। यानी पैसा, भैया अपन तो कॉमर्स के आदमी है, अपने को तो हिसाब किताब करना आता है,
यानी जहां पर पैसों की बात नहीं होती ना वहां पर काम ही नहीं करते अपन, पेन नहीं चलाते हैं अपन बिल्कुल भी, और जहां पर 1 रुपए की बात आई तुरंत पेन उठा लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं से है जो या तो पूरे रूप से क्या है, वित्तीय प्रकृति की, या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है, जो मुद्रा के रूप में पैसे, जो मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, क्या लिखने, क्यों लिखेंगे अपन, लेखा करेंगे तो लिखने और उसको वर्गीकृत करने, बांटने, उसको वर्गीकृत करने, बांटने में, संक्षेप करने में, व्यक्त करने एवं उनके जो परिणाम है उनका जो विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है। क्या है, कला है। यानी अपने पास में शॉर्ट में आप समझो, आप ये जो ये भाषा छोड़ो, आप इतना समझो कि लेखांकन क्या है। लेखांकन है कि कोई सूचना है, सूचना को देखेंगे वो आर्थिक है कि नहीं, उसको पहचानेंगे, उसको मापेंगे, फिर उसको आगे भेज देंगे। ये जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से जो उस सूचना के उपयोगकर्ता काम में लेने वाले ना, वो अपना निर्णय आसानी से ले सकते हैं। वो क्या है, लेखांकन है बस। या ये सोचो, या ये दूसरी बात ये हो सकती है कि लेखांकन का संबंध किससे, लेखांकन का संबंध उन सब लेन देनों से या उन सब घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या तो पूरी या आंशिक या थोड़ी क्या होती है, वित्तीय प्रकृति की होती है, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। उनको वर्गीकृत करना, उनको लिखना, उनको संक्षेप करना, यानी उसको शॉर्ट में बताना, और उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाती है। तो लेखांकन का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? तो लेखांकन का अर्थ नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, आप क्या चीज समझ में नहीं, पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी समस्या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आपको प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा। अपन बात करते हैं जो वित्तीय जो लेखांकन है, और उसमें अपन लेखांकन एक सामान्य परिचय कर रहे हैं सिर्फ, तो ये लेखांकन है। लेखांकन की प्रकृति, लेखांकन की प्रकृति की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकृति की बात। लेखांकन की प्रकृति, प्रकृति किस प्रकार की हो, लेखांकन की प्रकृति किस प्रकार की होती है, स्वभाव उसका क्या होता है लेखांकन का। तो लेखांकन का स्वभाव मैंने देखो इस परिभाषा जो परिचय दिया था उसमें मोटा मोटे रूप से आ गया। अब फिर भी बात करते हैं तो इसमें लेखांकन की प्रकृति में तो ये क्या होती है, इसमें जो घटनाएं होती है वो कौन सी होनी चाहिए, आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए। और आर्थिक घटनाएं से क्या तात्पर्य, मैंने भी बताया, यानी वो समस्त सूचनाएं, वो समस्त सौदे, वो समस्त व्यवहार जो मुद्रा में मापे जा सके, यानी वे सौदे, समस्त सौदे जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, वो समस्त सौदे का कहलाते हैं आर्थिक होने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि लेखांकन में उसी सौदों का, उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, या जिनका मुद्रा में, जिन सौदों को मुद्रा में मापा जा सकता है। पहली प्रकृति, पहली बात तो इसकी है, लेखांकन की विशेषता मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। इसकी एक विशेषता ये है कि जो लेखांकन करते समय अपन को ये ध्यान में रखना होगा कि जो क्रियाएं हैं वो कौन सी होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए। अपन ने 5,000 का माल बेचा, अपने को पता है 5,000 का माल बेचा, पैसे है रे इसमें, आओ जाओ कोई मतलब नहीं, माप सकते हैं अपन, वो 5,000 का होना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन निकलनी चाहिए। तो 5,000 का माल है बेचा, आर्थिक प्रकृति की है कि नहीं, धन आएगा कि नहीं आएगा, अभी वर्तमान में आओ बताओ, कोई मतलब नहीं है, धन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 5,000 का माल है बेचा, किसको बेचा, राम ने, राम को बेचा। अब अपन है मान लो अपने मुनीम काम करता है कोई, और वो काम कर रहा है, उसने 2,000 का माल बेचा, पैसे आएंगे कभी आओ, वर्तमान में आओ कभी आओ, मुद्रा में माप रहे हैं तो 2,000 का माल बेचा, अपन प्रविष्टि कर देंगे, लेखांकन उसका कर देंगे। लेकिन राम ने बहुत अच्छा काम किया,
राम बहुत अच्छा लड़का है, मुद्रा में माप सकते हैं क्या? अच्छा है तो है, खातों में से लिखेंगे 2000 का अच्छा है, तो बेचारा राम है 3000 का अच्छा है, वो 3000 दे देगा कोई अपन को? नहीं देगा। तो जो गुणात्मक विशेषता है वो नहीं आएगी इसमें, इसमें गुणात्मक जो सौदे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये इसकी कमी मान लो, लेखांकन की हमने कुछ भी मान लो, ये कमी है एक तरह से। तो कहने का मतलब लेखांकन में उन्हीं का सौदा लिखा जाता है जो आर्थिक प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात अपन करते हैं पहचान। सबसे पहली बात क्या करेंगे? पहचान। लेखांकन करते समय सबसे पहले अपन को सौदों की पहचान करनी पड़ेगी कि वो किस प्रकृति का है, वो आर्थिक प्रकृति का या वित्तीय प्रकृति का है कि नहीं, यानी वह सौदा मुद्रा में मापा जा सकता है कि नहीं। अगर मुद्रा में मापा जा सकता है तो वैसे पहचान कर लेंगे और उसको लिखने की वाली लिस्ट में शामिल कर देंगे। अगर मुद्रा में नहीं मापा जा सकता तो उसको अलग लिस्ट में शामिल कर देंगे, यानी इसका लेखांकन नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया, अभी और दे देते हैं। व्यापार में 5000 की मशीनरी खरीदी, 2000 का माल खरीदा, 10,000 का किराया चुकाया, पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, मुद्रा है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? लेखांकन करेंगे। राम अच्छा बच्चा है, राम अच्छा लड़का है, वो जो मैनेजर है बहुत अच्छा मैनेजर है, उसकी जो सूरत है बहुत अच्छी है, उसकी हेयर स्टाइल है जो बहुत अच्छी है। क्या करना है? चार्ट डालना क्या हेयर स्टाइल का अपने को, वहां पे लिखेंगे खातों में इसकी हेयर स्टाइल अच्छी है? कुछ नहीं, अपन वही सौदे लिखेंगे जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। तो उसको सबसे पहले तो क्या करेंगे? पहचान करेंगे अपन। और पहचान करने के बाद में क्या करेंगे? पहचान करने के बाद में अपन उसका मापन करेंगे। क्या करेंगे? उसका मापन करेंगे, यानी उसको मापेंगे मुद्रा में कितने की, 2000, 5000, 3000, 50,000 जो भी है, उसको मापन करेंगे। उसका मापन करने के बाद में कहने का मतलब सबसे पहले तो उसको देखेंगे ये घटना कौन सी है, सौदा कौन सा है, आर्थिक है या गैर आर्थिक है। आर्थिक है तो उसको लिखेंगे, फिर वो आर्थिक में भी देखेंगे, उसका जो मापन करेंगे यानी कितने का है, 5000, 10,000, 4,000, 2,000, 200, 500, 50, 25 जो भी है, उसका मापन करेंगे। और मापन करने के बाद में उसको लिखेंगे, अभिलेखन करेंगे। मापन करने के बाद क्या करेंगे? उसको सौदों को लिखेंगे। क्या करेंगे? अभिलेखन करेंगे, अभिलेखन करेंगे। और अभिलेखन कर लिया अपन ने, लिख दिया सौदों को, राम ने माल बेचा या राम को माल बेचा, राम अकाउंटेड टू सेल्स, जो पृष्ठ बाद में बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगी आपके, अपन शुरू से चल रहे हैं। जो फर्स्ट सिद्धि होती है अपनी, फर्स्ट चौपान, पहला चरण, वहां से चल रही है अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करें? आर्थिक घटनाएं पहचानेंगे, पहचान करेंगे, मापन करेंगे, फिर अभिलेखन करेंगे, फिर उसका संप्रेषण कर देंगे, भेज देंगे ऊपर। संप्रेषण किसे कहते हैं? जब मेरे आगे कोई शब्दबाजी आता है तो मैं उसका अर्थ बता देता हूं, कोर्स हो या मत हो चाहिए, क्योंकि अपन कोई शब्द नहीं समझ में, मान लो आप क्लास में बैठे हो और आपका सर पढ़ा रहा है, आपको सर ने बताया नहीं, आपको कोई शब्द आ गया और आप संकोच करके सर से पूछे नहीं, बाद में आप सर से पूछोगे तो आपको फिर संकोच आएगा, क्योंकि सभी बच्चों को आता है और आपको नहीं आता। फिर सोचेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे, फिर आप बड़ी क्लास में 12वीं में चले जाओगे, फिर नहीं पूछोगे, फिर वो प्रॉब्लम आपकी रहेगी, फिर कॉलेज में चले जाओगे आप, तो वो शब्द है वहीं का वहीं रह गया, आपके क्लियर नहीं हुआ। तो मेरी बात राय यही है कि जो चीज जहां पर समझ में नहीं आ रही है तुरंत अपने टीचर से पूछो आप कि सर इसका अर्थ बताओ, फिर आगे चलते हैं। तो संप्रेषण, इसके बाद में वह क्या करेगा? संप्रेषण करेगा। और संप्रेषण का मैं आपको अर्थ बता देता हूं, क्या करेगा वो? संप्रेषण करेगा। क्या करेगा? वो करेगा संप्रेषण। संप्रेषण करेगा। और संप्रेषण करने के बाद में, संप्रेषण का चलो अर्थ बता देते हैं आपको। संप्रेषण का तात्पर्य होता है कि अपने मन में जो विचार है, अपने पास में जो तथ्य हैं, अपने पास में जो आंकड़े हैं, जो भी है अपने पास में, उनको हम दूसरे व्यक्ति के पास में भेजना चाहते हैं और भेजते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण
कहलाता है। अपन ने कोई चीज अपने पास में कोई आंकड़े, कोई तथ्य है, कोई बात है, वो अपने सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे और सामने वाला व्यक्ति हम जो बता रहे हैं उसी अंदाज में वो समझेगा, तो वो अच्छा संप्रेषण है, प्रभावी संप्रेषण है। अपन बता कुछ हो रहे हैं, वो समझ कुछ हो रहा है, तो वो सही संप्रेषण नहीं है। अपन कभी कभी बोलते हैं नहीं यार तू तो गलत समझ गया, नहीं मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था, सॉरी यार मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, तू गलत समझ गया, तूने गलत ले लिया। अरे भैया इसने गलत नहीं लिया, तूने गलत समझाया ही गलत है, इसने गलत नहीं लिया, तूने समझाया ही गलत है। तेरा संप्रेषण करने का जो तरीका है वो अच्छा ही नहीं है। अगर तेरा संप्रेषण करने का तरीका अच्छा होता तो अगला समझता। तो क्या है, संप्रेषण कर दिया जाता है। संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं, मौखिक होता है, मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये मेरे पास में दिमाग में है, किताब में जो भी है वो आपको मैं दे रहा हूं, क्या है, संप्रेषण है। लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं और उसी को उसी तरीके से आप समझ रहे हो, वो क्या है, सही संप्रेषण है। मैं पढ़ा कुछ हो रहा हूं, आप समझ कुछ हो रहे हो, वो सही संप्रेषण नहीं है। आपके ये सब बीएम में आएगी, वैसे अध्ययन की बात है, सब बीएम में आएगी। संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं। अपन मैं बात मौखिक बोल रहा हूं, संप्रेषण है खत में या पत्र में लिख कर भेज दो। पुरानी फिल्मों में पत्र में, खत में नहीं लिख के भेज दे क्या, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो खत में लिख, वो भी क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। अब अपने कोई अपन को घर वाले काम बताते हैं, ये करने के लिए कहते हैं, ऐसे कर देते अपन, ये भी संप्रेषण है, ये इशारों में संप्रेषण है, ये भी संप्रेषण है। तो ये संप्रेषण कई प्रकार है जो अपन व्यवसाय अध्ययन में पढ़ेंगे बाद में। तो आगे चलते हैं अपन, तो प्रकृति की बात कर रहे थे, इसमें क्या होनी चाहिए, तो आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए, पहचान कर लेंगे, पहचान के बाद में मापन करेंगे और मापन के बाद में अभिलेखन करेंगे और उसका संप्रेषण कर देंगे। एक होता है संगठन। संगठन आपको पता है किसे कहते हैं, संगठन आपको पता है किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं। संगठन कोई भी हो सकता है, जो कई सारे व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो क्या है, संगठन है। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक संगठन है। कांग्रेस क्या है, एक संगठन है। आम आदमी पार्टी क्या है, एक संगठन है। उनका क्या है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। तो इसी प्रकार है एकल व्यापार क्या है, एक तरह से संगठन है, साझेदारी है, कंपनी है। तो संगठन कोई भी हो सकता है, नहीं एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको मैं, एक इसमें प्रकृति ये होती है, गला सूख जाता है बोलते बोलते, आप भी पी लो। एक होते इसमें सूचना के उपयोगकर्ता, सूचना के उपयोगकर्ता। तो लेखांकन परिचय कर रहे हैं अपन, लेखांकन का एक परिचय, इसमें एक होता है सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। कोई भी हो सकते हैं सूचना से संबंधित उपयोग करते। कैसे, मैंने अभी एग्जांपल बताया, एक बैंक है, एक बैंक है, वो भी क्या है, उपयोगकर्ता हो सकता है। कैसे, एक बैंक है, कोई जो व्यवसायिक संगठन है वो उसे बैंक से ऋण लाने गया, और जब बैंक उसको ऋण देगा तो वो उसके खाते चेक करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी आर्थिक स्थिति जानेगा कि नहीं जानेगा। अपन भी बैंक से ऋण लेने आते हैं जाते हैं, तो बैंक अपनी आर्थिक स्थिति जानता है, उसको समझता है, और समझने के बाद में अपन को क्या देता है, ऋण देता है। तो जो अपने जो लेखांकन है उसको वो देखेगा कि नहीं देखेगा, अपनी आर्थिक स्थिति को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, बाद में अपन को ऋण देगा। एक जो सप्लायर है, माल को देने वाला, वो अगर अपन को माल देगा, कब देगा, अपन अच्छे हैं, अपन समय पर पैसे देने वाले हैं, तब अपन को माल देगा। और वो भी अपने जो खातों में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो व्यापार है ये वास्तव में प्रॉफिट में चल रहा है, ये वास्तव में प्रॉफिट में चल रहा है, तो अपन को माल उधार दे देगा, अन्यथा नहीं देगा। दुख में सब, सुख में सब साथी, दुख में न कोई, यानी अपन माइनस में जाएंगे, लॉस में जाएंगे, तो कोई अपन को उधार नहीं देगा। तो वो भी कौन सा हो गया, उपयोगकर्ता हो गया। यानी कई सारे ऐसे जो माल देने वाले हैं, लेने वाले हैं, लेनदार है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, कई सारे इसके उपयोगकर्ता होते हैं। यानी कहने का मतलब जो लेखांकन से जो विश्लेषण करने के बाद में सूचनाएं प्राप्त होती है, वो सूचना अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है। जो व्यक्ति उन सूचनाओं का
कौन सूचना होगा? लेखांकन किया है, और लेखांकन करने के बाद में जो सूचना ही है जिनका अपन ने संप्रेषण कर दिया, थोड़ी देर पहले संप्रेषण कर दिया, तो उन जो संप्रेषित सूचना है उन सूचनाओं का प्रत्येक जो पक्षकार है, अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से उसका मायने निकालेंगे, मतलब निकालेंगे और अपने हिसाब से उसको प्रयोग में लेंगे। ये है अपने पास में सूचना की संबंधित उपयोगकर्ता। एक है लेखांकन एवं सूचना के जो स्रोत, लेखांकन के जो स्रोत हैं कहां से आएंगे, लेखांकन कैसे करेंगे? लेखांकन करेंगे अपने माल बेच दिया, माल खरीद लिया, लेखांकन करते हैं। 10,000 का माल बेचा, लेखांकन करेंगे। 5,000 का माल बेचा, लेखांकन करेंगे। ये सब अपने लेखांकन करते हैं। तो लेखांकन में कई सारी बातें आती है जो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टोटल वीडियो जो अपने जैसे चैप्टर है उसमें जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम्पल मैं इस चैनल पर आपको करवाऊंगा और कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको, सर्च मार लेना आप, मैं करवाऊंगा टोटल बुक्स आपकी। इसके बाद में अकाउंट जो इकोनॉमिक्स है, जो बीएस है, वो सब करेंगे और कई सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या होता है कि लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन की विशेषताएं भी कई होती है। इसमें लेखांकन जो किया जाता है, अभी जो पढ़ी वही विशेषता हो गई। लेखांकन की एक गुणात्मक होती है, एक आर्थिक होती है। गुणात्मक विशेषता क्या होती है? यानी जिनमें गुण होते हैं। गुणात्मक विशेषता में एक तो ये होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता। लेखांकन में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता। कहने का तात्पर्य जो लेखा किया जाता है, जो लेखांकन किया जाता है एक लेखापाल के द्वारा, वो सब आंकड़े विश्वसनीय, यानी विश्वास करने लायक या विश्वास करने योग्य होने चाहिए। विश्वास करने योग्य होने चाहिए। अगर अपन ने कोई सौदा कर लिया, जैसे राम को माल बेचा, तो अपन प्रविष्टि करेंगे राम अकाउंट DR और टू सेल्स। ये कैसे प्रविष्टि है बाद में चर्चा करेंगे, बस एग्जांपल बता रहा हूं आपको। और इसमें 3,000 का अपन ने माल बेच दिया। मान लो कितने का बेचा? 3,000 का। अब मैंने क्या किया यार, गलत लिखा गया है तो, और 3,000 की जगह 4,000 लिखना था। 3,000 की जगह 4,000 लिखना था, तो मैं इसको ऐसे काटूंगा और इसको काट दिया और यहां पे लिख दूंगा 4,000, यहां पे लिख दूंगा 4,000। हो सकता है क्या ऐसा? लेखांकन में काट जो छांट है वो कभी नहीं होती। अगर यहां पर काट दिया तो ये विश्वास करने लायक नहीं है। क्या पता बाद में काटा है, गलत प्रविष्टि है। वो जो सामने वाला जो जांच करेगा वो ये नहीं देखेगा उसने गलती से लिखे गए, वो ये देखा शायद गबन किया होगा, गबन किया होगा, कोई 420 हुई होगी, 420 की होगी, तब यहां पर काट छांट है। इसके अगर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से होती है। कोई भगवान तो है नहीं, हम जो लेखापाल है वो कोई भगवान वो भी नहीं है, एक मानव है, मानवीय भूल होती रहती है। हाँ गलत लिखा गया कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रविष्टि को पढ़े रहने दो, आप इस प्रविष्टि को छेड़ो मत, आप इस प्रविष्टि को छेड़ो मत। जो वहां पर पढ़ी है वहीं पर पढ़ी रहने दो, आप वहीं पर होने दो। अपन क्या करेंगे, अगर गलत हो गया तो इसके एवज में इसको सुधार करने के लिए इसके पक्ष में एक प्रविष्टि दूसरी और कर देंगे, दूसरी और कर देंगे। ये जो है 3 तो 3 ही रहेंगे, 4 नहीं होंगे काट छांट करके, और जिसके एवज में दूसरी प्रविष्टि कर देंगे। तो इससे क्या है, विश्वास बना रहेगा, नहीं कोई काट छांट नहीं है, कोई गबन नहीं है। तो कहने का मतलब है विश्वसनीय होना चाहिए। आप अभी आपके जैसे परीक्षा होगी उसमें एबीसीडी क्वेश्चन आएंगे, और एबीसीडी क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और उन 4 ऑप्शन में एक तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा। मिल गया, उसमें आंसर मिल गए। अब आपको पता है या तो ए सही है, या बी सही है, सी सही है, या डी सी एक सही है, और आपने मान लो उसमें बी कर दिया। सही क्या था? बी था, और आपने बी कर दिया, तो जो कॉपी जांचने वाला है वो बिल्कुल पक्षपात नहीं कर सकता, 100% पक्षपात नहीं कर सकता। आपने बी लिखा है, इसका मतलब आपने सही किया, उसको नंबर देने पड़ेंगे, उसको नंबर देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने बी सही है लेकिन उसने ए करके नंबर काट लिए, नहीं काटे, बिल्कुल नहीं। हाँ आप थ्योरिकल कर रहे हो, 4 नंबर का प्रश्न आ गया, आप थ्योरिकल कर रहे हो,
तब वो जो कॉपी जांचने वाला एग्जामिनर है उसको राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, वो उस एवज में आधा नंबर या 1 नंबर काट सकता है, उसमें पक्षपात हो सकता है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ है उसमें कोई पक्षपात नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये मेरा कि लेखांकन में विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, एक प्रासंगिकता होनी चाहिए। लेखांकन में क्या है? प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब अपन जिसकी बात कर रहे हैं, जिन शोधों की बात कर रहे हैं, वो उससे संबंधित ही होनी चाहिए, अलग जाके नहीं, भटकना नहीं है अपन को। बात किसकी कर रहे हैं? लेखांकन किसकी कर रहे हैं और अपन बात किसकी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जिसकी अपन बात करें, देनदारों की बात करते हो, देनदारों के संबंधित होना चाहिए, लेनदारों की बात करें, लेनदारों के संबंधित होना चाहिए। यानी जो जिसकी बात करे उसके संबंधित तो होनी चाहिए, जो कोई भी चीज है उसके संबंधित होनी चाहिए। वो क्या है? प्रासंगिक होना चाहिए। एक होनी चाहिए बोधगम्यता। हिंदी की बातें हैं, हिंदी में आपको मेरे को बताने पड़ेगा कि अरे कोड चेंज हो गया, और पूरी बुक्स है हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम की हिंदी में। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम कर रहे हैं तो पूरी बुक्स हिंदी मीडियम में ही दे दी। लेकिन जब अपन सवाल करेंगे ना, वो सब इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे। कोई भी जांचने वाला इंग्लिश में ही जांचेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए अपन इंग्लिश में ही करेंगे। लेकिन बुक्स वाले ने हिंदी में लिख दिया तो अपन हिंदी तो सीखनी पड़ेगी, जो अर्थ है, जो मीनिंग दे रखे हैं वो अपन को समझने पड़ेंगे। अब बात कर रहे हैं बोधगम्यता की। बोधगम्यता का मतलब क्या है? बोधगम्यता का मतलब ये होता है कि जो लेखांकन किया गया है, जो लेखांकन किया गया, जो सौदे किए गए, जो व्यवहार किए गए हैं, उनको लिखना, और लिखने के बाद में उसी संदर्भ में समझना होना चाहिए या समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि अपन ने कुछ लिख दिया, अपन ने कुछ लिख दिया, अगले के समझ में नहीं आ रहा, अपन ने लिख दिया अगले के समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आंकड़े हैं, जो भी विश्लेषण किया है, जिस संदर्भ में अगला समझना चाहता है, यानी जिस संदर्भ में तैयार किया है और उसी संदर्भ में अगला समझना चाहते नहीं, आसानी से कहने का मतलब आसानी से उसको समझ में आ जाए, बात खत्म, आसानी से उसको समझ में आ जानी चाहिए। जो भी अपने लेखांकन कर रहे हैं, जो भी विधि अपना रहे हैं, क्योंकि लेखांकन करने की भी कई विधि होती है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसकी भी कई सारी विधियां होती है ना, अलग अलग चीजें। तो बोधगम्यता होनी चाहिए, यानी गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, जो भी अपन है वो सही समझना चाहिए। एक इसमें आता है भी तुलनात्मकता। क्या आता है? तुलनात्मकता आती है, या तुलनीयता। तुलनीयता का तात्पर्य है कि अपन जो व्यवहार कर रहे हैं, जो सूचना है, वो तुलना करने योग्य होनी चाहिए, वो तुलना करने योग्य होनी चाहिए, तभी तो अपन पता लगा सकते हैं अपना कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो वो क्या है? तुलना करने योग्य होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य अपन जो विधि लेकर चल रहे हैं, अपन जो विधि लेकर चल रहे हैं, वो विधि अंत तक वही होनी चाहिए। ये नहीं आज अपन ये विधि ले ली, दूसरी विधि ये ले ली। जैसे अपन मूल्य ह्रास लगाते हैं, मूल्य ह्रास लगाते हैं, लगा लिया मूल्य ह्रास, तो मूल्य ह्रास की भी कई सारी विधियां होती है, सीधी रेखा पद्धति होती है, क्रमागत होती है। तो ये नहीं है कि पहले तो अपन सीधी रेखा पद्धति लगा रहे हैं और अगली साल अपन ने क्रमागत लगा ली, फिर 12 महीने बाद में दोबारा चेंज करते हैं, वार्षिक वृद्धि विधि लगा ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि अपन जो विधि अपना रहे हैं वही विधि होनी चाहिए। यानी अपन तुलना कर सकते हैं गत वर्ष वित्तीय वर्ष 2019 और 20 और 2020 और 21 और 2018 और 19, ये 3 वर्ष है। इसमें 10,000 का लाभ हुआ, इसमें वर्ष में 15,000 का लाभ हुआ, और इस वर्ष में मान लो 20,000 का लाभ हुआ है। ये विधि सेम है तीनों में, जिस विधि से अपन काम कर रहे हैं वो सेम है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जो व्यवसाय है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर इसमें देखो, इस वर्ष 10,000 का लाभ हुआ
उसके बाद में 15,000 का लाभ हुआ और उसके बाद में 20,000 का लाभ हुआ। ये इसका मतलब है हमारा व्यवसाय फल रहा है, फूल रहा है, उन्नति कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर पहले अलग विधि थी, फिर अलग विधि लगा लेंगे, फिर दोबारा अलग विधि लगा लेंगे, तो इसमें अपन तुलना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि वास्तव में अपना 5,000 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ है, वास्तव में इस वर्ष और इस वर्ष में 10,000 का लाभ का अंतर है कि नहीं है, तुलना नहीं कर सकती। तो ये चीज है अपने पास में। तो ये अपने पढ़ी, समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ मेरे को। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। और अपन टोटल विषय पढ़ेंगे, अपन यहाँ पर रोज पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे अपने, चलो आज तो इतना ही पढ़ते हैं क्यों ज्यादा हो जाएगा, पहला दिन है अपने और ज्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखना, पढ़ना, और उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देखोगे, पसंद करोगे, पढ़ाने का तरीका पसंद करोगे। अगर नहीं समझ में तो फिर भी मैं हूं, आप हो, टेंशन मत, बिल्कुल फ्री। और जो भी समस्या वो लिखना मेरे को। धन्यवाद।